अग्रवाल जी क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और बाकी लोग प्लीज अपना अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। जो भी लोग क्लास में हैं प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 17 अग्रवाल जी। Yes, sir. Shrishti acquired valuable diamonds at a very low price by a voidable contract under the provisions of Indian Contract Act 1872. The voidable contract was not rescinded. Shrishti pledged the diamonds with Mr. V.K. Is this a valid pledge under the Indian Contract Act 1872? इज दिस अ वैलिड प्लेज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सर अपन ने पढ़ा था ना कि सर अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और अभी तक वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं किया गया है और वो आगे प्लेज कर देता है और सामने वाले ने भी गुड फेथ में यदि एक्वायर किया है उस के बिहाफ पे लोन दिया है या वॉटेवर कुछ चीज करने का वादा हुआ है तो उसके बिहाफ पे वो एज ए सिक्योरिटी रखा गया है तो सर फिर वो वैलिड प्लेज है। ठीक है तो आंसर सेम लाइंस में सर बिल्कुल वैलिड प्लेज है ये कोई दिक्कत नहीं है पढ़ते हैं इसको। Pledged by person in possession under voidable contract, which is Section 178A of the Indian Contract Act 1872. When Pawner has obtained possession of goods pledged by him under a voidable contract under Section 19 or 19A, contracts where consent has been obtained by fraud, coercion, misrepresentation, or undue influence, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge. The pawnee acquires a good title to the goods, provided he acts in good faith and with notice of the pawner's defect of title. एंड Therefore, a pledge he acts in diamond by good faith and without notice of the partner's defect of title। ठीक है तो सर therefore the pledge of diamond by सृष्टि with Mr. VK is valid। ठीक है चलिए तो जरूरी बातें क्या है कि सर इस आंसर में वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आंसर करना है बट जरूरी बातें ये है कि सर सबसे पहले तो कीवर्ड्स की सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है चाहे कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड अभी तक रिसेंड नहीं किया गया है। सो पावनी सॉरी पावनी इज एक्टिंग इन गुड फेथ। उसे नहीं पता था कि सर पावनर के टाइटल में डिफेक्ट है कि अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये उसको नहीं पता था। ठीक है सो द पावनी एक्वायर्ड द गुड गुड टाइटल की बजाय कि सर इट इज अ वैलिड प्लेज ऐसा लिख दो क्योंकि अभी तक टाइटल जो है वो लिमिटेड टाइटल मिला है लिमिटेड इंटरेस्ट है लिमिटेड। ठीक है ये कल को लोन नहीं चुकी है तो फिर वो गुड्स को बेच सकता है। ठीक है तो इसलिए रादर फिर द प्लेज इज रियली अ वैलिड वन। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ गई। A. The bailiff alleges cinema projector and other accessories with Bank B. The bailee for loan. A requests B to keep the documents of the title and allow the pledged goods, which is camera and accessories, to remain in A's possession and promise to hold the same in trust for bailee. A also further promises to hand over the possession of the same to the bank whenever demanded, examine the provisions of Indian Contract Act 1872, decide whether this is a valid contract of pledge or not. अपन ने कितनी जगह पे रेफरेंसेस के तौर पे पढ़ा है कि सर या तो खुद गुड्स को दिखा गुड्स प्लेज हो सकते हैं प्लेज कैसे कैसे क्रिएट होती है सर गुड्स को गिरवी रख के या फिर सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है उनको भी गिरवी रख के प्लेज क्रिएट किया जा सकता है उनको भी गिरवी रख के प्लेज माल नहीं माल के डॉक्यूमेंट्स रख के भी प्लेज किया जा सकता है। ये अपन ने रेफरेंसेस के तौर पे पढ़ा हुआ है। ठीक है तो सर यस ए विल बी लायबल। क्वेश्चन समझ में आया कि सर एक सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर है उसके ऊपर प्लेज क्रिएट करने का है लेकिन सिनेमा मान लो सिनेमा हॉल वाला बोलता है यार देखो मैंने आपको माल दे दिया ना तो फिर मैं शो कैसे करूंगा इसलिए ये मेरे पास में रहना जरूरी है नंबर 1। नंबर 2 कि सर मेरे पास में रहेगा तो ही तो मैं काम करके आपका पैसा उतार पाऊंगा तो एक काम करते हैं मैं इसके जो कागज हैं वो आपके पास में इसकी जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है मैं वो आपके पास में डिपॉजिट करा देता हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है सर
और आपका इसके ऊपर वो मान, जब भी आप मंगाएंगे मैं ला के दे दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं। तो क्या ये वैलिड प्लेज? हाँ सर, A A will be liable. There is a valid contract of pledge since pledge can be created by depositing the document of title as security with the pledge. बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है जी। कंसेप्ट ये ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है, कंसेप्ट बहुत बड़ा है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ गई। Ravi sent a consignment of goods worth rupees 60,000 by railway and got railway receipt. He obtained an advance of rupees 30,000 from the bank and endorsed and delivered the railway receipt in favor of the bank by the way of security. The railway failed to deliver the goods at the destination. The bank filed a suit against the railway for rupees 60,000. Decide in the light of provision of the Indian Contract Act 1872 whether the bank would succeed in the said suit. देखो थोड़ा सा टिपिकल अलग से क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है क्वेश्चन? रवि ने एक कंसाइनमेंट भेजा जिसकी कीमत 60,000 रुपए की थी, रेलवे के थ्रू भेजा और उसको रेलवे की रिसिप्ट मिली। ठीक है सर, रवि ने कंसाइनमेंट रेलवे के थ्रू भेजा, रेलवे ने एक रिसिप्ट दी कि जो भी इस रिसिप्ट को दिखाएगा वो उसको माल हम डिलीवर कर देंगे। तो दिस इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। एज गुड एज, मतलब जो भी उसको देगा माल उसका मान लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो रवि ने कंसाइनमेंट 60,000 रुपए रेलवे से भेजा, रिसिप्ट दी। He obtained an advance of 30,000 from the bank and endorsed and delivered the railway receipt in favor of the bank by way of security. उसने कहा देखो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, ये मैं, मेरे को 30,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, बैंक के पास में गिरवी रखा दिया, उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को, और बैंक से 30,000 रुपए ले लिए, ठीक है। अब क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रख के भी, गिरवी रख के भी आप प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट ये आ गया दैट द रेलवे फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स एट द डेस्टिनेशन। रेलवे ने गुड्स को डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं कर पाया। द बैंक फाइल्ड सूट अगेंस्ट द रेलवे फॉर रुपीज 60,000। 60,000 रुपए के लिए बैंक ने रेलवे के ऊपर केस ठोका। डिसाइड कीजिए वेदर द बैंक वुड सक्सीड। अरे सर बिल्कुल सक्सीड कर सकता है, क्योंकि ये प्लेज तो है। देखो जब रवि ने रेलवे रिसिप्ट को उसके पास में रखाया था, तो ये प्लेज है कि नहीं? है सर, बिल्कुल है। क्या प्लेज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से क्रिएट करा जा सकता है? हाँ सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से क्रिएट किया जा सकता है। सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रवि एंड बैंक इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज सिंस डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स विद द बैंक एज सिक्योरिटी अगेंस्ट एडवांस कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्लेज। द बैंक वुड सक्सीड इन सूट फाइल्ड अगेंस्ट द रेलवेज। बिल्कुल बैंक सक्सीड होएगा, क्योंकि सर देखो अपन ने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि यदि उस माल को कुछ भी नुकसान कोई थर्ड पार्टी के कारण पहुंचता है, तो दोनों ही उस पे केस कर सकते हैं, बेलर और बेली। तो प्लेजर और प्लेजी दोनों केस कर सकते हैं। यस सर, अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके पास में सर? प्लेजी के पास। बेलर और बेली दोनों केस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी देखो यहाँ पर थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन हो गई है क्या, कि सर बेलर तो रवि हो गया, बेली रेलवेज हो गया, ठीक है, उसको दिया था। ओके सर, ये तो एक सेट ऑफ वो हो गया बेलमेंट। दूसरा सेट ऑफ बेलमेंट क्या हो गया कि सर एक तो रवि, और रवि ने वो किसके पास में प्लेज किया सर? बैंक के पास में। तो सर एक्चुअल में सर ही इज द हैविंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ये सर तो हक इसका है लेने का। तो सर ये बिल्कुल ठोक सकता है रेलवे के ऊपर, उसने माल घुमा दिया तो। एक तरीके से देखें तो ये भी तो बेलर बेली या प्लेजर प्लेजी हो जाएंगे। बेलर बेली से ज्यादा प्लेजर और प्लेजी हो जाएंगे, उन गुड्स को प्लेज किया हुआ है यहाँ पर। तो सर जिसने भी माल को नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ केस ठोकता है, सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल, प्लेजी केस ठोक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? द बैंक वुड सक्सीड इन सूट फाइल्ड अगेंस्ट दी रेलवेज, ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेज था। मेन चीज ये प्लेज था और उसका राइट डिस्टर्ब हो रहा है, वो बिल्कुल केस ठोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ गई। A hires a cycle to B. The brakes of the cycle are loose. A does not know it. B meets with an accident due to the loose brakes. Can B hold A liable?
देखो बात ये है कि ग्रेशियस बेल, पहली बात तो बेलमेंट है, दूसरा कैसा है, ग्रेशियस है या नॉन ग्रेशियस है। सर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर वर्ड हायर लिखा हुआ है, लेंड्स या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हायर यानी कि सर पैसा लेके। ओके सर। तो जब वो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो बेलर की क्या ड्यूटी है, टू डिस्क्लोज ऑल द गुड्स, ऑल द फॉल्ट्स इन द गुड्स, नंबर वन। नंबर टू कि सर न केवल फॉल्ट्स, बल्कि सर वो गुड्स प्रैक्टिकली फिट होने चाहिए फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बेल्ड। ओके सर। तो सर अब बेलर हर उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हर उस फॉल्ट के लिए, चाहे वो नोन थी या अननोन थी, इससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि सामने वाले को नुकसान हो गया क्योंकि वो गुड सही नहीं थे। ठीक है सर। तो सर बेल वो बिल्कुल लायबल रहेगा जो बेलर था। आइए पढ़ते हैं इसको। It is one of the duties of the bailier to disclose faults in the goods bailed. Section 150 of the Indian Contract Act 1872. A bailier for reward, that is non-gracious bailment, is responsible for all the defects in the goods bailed, whether he is aware of the defects or not. If he does not disclose them to the bailiff. ठीक है, whether he is aware or not, he does not disclose them to the bailey, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रहेगा रेस्पॉन्सिबल सर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ भाई। A gives a piece of cloth to B, a tailor, to stitch it into a coat. B promises A to deliver the coat as soon as it is finished and allows 3 months credit for the charges. Can B retain the coat until he is paid for? देखो अब ये बहुत अच्छी बात है कि सर ए ने एक टेलर बी को अपना एक वो क्लॉथ पीस दिया कि इसमें से कोट स्टिच कर दे, इसमें से कोट स्टिच कर दे, ऐसा बोल के दिया। ठीक है सर। अब सर है ना, उसने किन टर्म्स में बोला कि सर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया इसको कोट सिलाई करने का, पेमेंट करने के लिए। ठीक है सर। अब जब तक कि पेमेंट नहीं मिल जाता, क्या ये उन गुड्स को अपने पास में राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? भैया सीधी सी बात है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता, कोई क्रेडिट पीरियड की बात नहीं होती, तो राइट ऑफ लियन बिल्कुल लग जाता। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि सर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो फिर क्रेडिट पीरियड देने का मतलब ही क्या? जब तक कि आप उसको वो माल नहीं दे रहे हैं, उधार पे नहीं दे रहे हैं, लौटा नहीं रहे हैं, तो फिर इस क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या? फिर तो आप कह रहे हो नहीं, उस 3 महीने के पीरियड में भी मैं अपना राइट ऑफ लियन एक्सेस करूंगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि क्रेडिट पीरियड दिया है तो फिर माल अपने पास जबरदस्ती उसका पोजीशन नहीं रखना है, फिर तो क्रेडिट का देने का मतलब ये है कि माल देना है, उधार पे देना है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि सर ए ने बी को जो कोट स्टिच करने के लिए दिया था, इसने 3 महीने का क्रेडिट पीरियड भी दिया था, लेकिन ये 3 महीने में कलेक्ट करने नहीं आया और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया 3 महीने का और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अब ये अपने पास में राइट ऑफ लियन रख सकता है? सर बिल्कुल रख सकता है। इससे पहले वो आगे ले जाता तो वो ले जा सकता था क्योंकि 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था। लेकिन यदि 3 महीने का क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, लेकिन यदि 3 महीने का क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, तो फिर अब तो फिर अब सर अब वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है क्रेडिट पीरियड के दौरान, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं है कि सर वो उसको देना पड़ेगा माल। आइए पढ़ते हैं। कैन बी रिटेन द कोट अंटिल ही इज पेड फॉर? पढ़ भाई। In the above bailment, B cannot retain the coat until the credit period expires. That is, cannot exercise right of lien. Tailor can retain the coat if the credit period has expired and the coat is somehow still with the tailor. कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, आई हैव पर्सनली सीन। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कारगिल वार हुआ था 2000 के, 1999 या 2000 के आसपास? अवेयर हो, सुना है उसके बारे में? हैव एनीबॉडी ऑफ यू? और एक तो 1960s में हुआ था, एक 71 में हुआ था, एक कारगिल वार हुआ था, एक अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो मैं आपको
बता रहा हूँ बात अराउंड 2003 की, 3 और 4 की बता रहा हूँ आपको। आई वेंट टू अ टेलर, लिटरली मैं सही बात बता रहा हूँ। आई वेंट टू अ टेलर एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कितने दिन में आना है, कि सर वैसे तो 7 दिन में आ जाना, आप आपको आपका कोट तैयार मिलेगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं। उसने एक कोट दिखाया कि सर ये 3 साल से कोट यहाँ पर लटक रहा है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कि एक मतलब आर्मी पर्सनल ने सिलने के लिए दिया था शादी के लिए, और जैसे ही वार डिक्लेयर हो गया तो सर वो 2 साल से आया ही नहीं, मतलब 1 डेढ़ साल मतलब 3 साल हो गए, 2000 में सर 3 साल से कोर्ट यहीं लटक रहा है। तो सर अब somehow द कोर्ट रिमेन्ड विद द टेलर हिमसेल्फ। आप बात समझ रहे हो, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो सर वैसे तो क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है तो राइट ऑफ लियन है, लेकिन क्रेडिट पीरियड दिया है तो फिर लियन एक्सरसाइज नहीं करना है उतने समय के लिए। बट somehow if the court or if the suit is still with you after the credit period also, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो फिर अब अपने पैसे के लिए राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बढ़ भाई। A gave his TV set for repairs to the owner of TV workshop. The TV set is destroyed due to the voltage fluctuation during the process of repairing. Can A recover his loss? Will your answer be different if there is a notice stating that the repair is done at the owner's risk? देखो, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ने पढ़ा है ना कि बेलर ने बेली को जो भी गुड्स दिया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द बेल्ड गुड्स। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द बेल्ड गुड्स। नाउ व्हाट इज रीजनेबल केयर? व्हाट इज रीजनेबल केयर एंसल? मतलब अगर वो उसका होता तो वो वैसे केयर करता। इंग्लिश में बोल के बता। मतलब तेरे को इंग्लिश में हाथ तंग नहीं है तेरा, तेरे को इंग्लिश आती है, इंग्लिश में लीगल लैंग्वेज में बोल के बता। if the if the good belonged to if the good was owned by him, then the way he would have taken care of it. The word reasonable care means, he's right, he is absolutely, मतलब काफी हद तक right है आंसर। The word reasonable care means as a man of ordinary prudence। आंसर ये word आया क्या? नहीं आया। As a man of सर मेरे को ordinary याद था पर मेरे को लगा गलत है। as a man of ordinary prudence would take care of his own goods, would take care of his own goods या similar goods, own goods in the similar circumstances। हम केवल उतनी ही उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। A man of ordinary prudence would take care of his own goods in the similar circumstances। उतने लेवल की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो केयर करेगा। यस सर, तो सर रीजनेबल केयर प्लस ये बातें आनी चाहिए। ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या है कि सर अच्छा आगे क्या होता है यदि उसने रीजनेबल केयर लिया है, बेली ने रीजनेबल केयर किया है, उसके बावजूद भी गुड्स को कोई डैमेज हो जाता है, उसके बावजूद भी गुड्स को कोई डैमेज हो जाता है, तो फिर अब बेली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि उसने रीजनेबल केयर किया, उसके बावजूद हो गया है वो। ठीक है सर। जो उसने रीजनेबल केयर नहीं किया, फ्लिप साइड, जो उसने रीजनेबल केयर नहीं किया होता और अब उस गुड्स को नुकसान हो रहा है, भले ही खुद के कारण, भले ही एक्ट ऑफ गॉड के कारण, तो सर उन सारे कामों के लिए बेली रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल किया हुआ है। ठीक है सर। तो अब सर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर वो टीवी सेट रिपेयर होने के लिए दिया था, टीवी सेट रिपेयर होने के लिए दिया था। यस सर। तो सर जब टीवी सेट रिपेयर होने के लिए दिया था तो उसी समय जैसे उसने प्लग इन किया, सर बिजली में कई बार फ्लक्चुएशन आता है ना, कभी वोल्टेज बहुत तेज और बहुत धीमे या ऐसा कुछ होता है, उसके कारण डिवाइस खराब हो जाती है, काफी बार बच भी जाती है। तो सर टीवी सेट खराब हो गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, रीजनेबल केयर लेने में कोई गलती नहीं की थी उसने। यदि उसने रीजनेबल केयर किया है तो फिर अब इस फ्लक्चुएशन के कारण कोई नुकसान हुआ है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस नुकसान के लिए। यस और नो? यस सर। तो सर पहला पॉइंट पढ़ते हैं। एक मिनट, दक्ष अग्रवाल क्या डाउट है आपको?
तो मैं पूछ रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें पेनल्टी का एलिमेंट ऐड हो जाए कैसा कि अगर penalty? मतलब रीजनेबल केयर नहीं लिया तो यू विल बी यू नो पेनल्टी देनी पड़ेगी वैसा कुछ। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी पहले से प्री डिसाइडेड है। हो सकता है ना, मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है। तो सर क्या अब उसने रीजनेबल केयर किया है, फ्लक्चुएशन के कारण गया है। कैन ए रिकवर इज लॉस? टीवी सेट जो खराब हो गया, तो एग्जैक्टली जो पढ़ाया था करीब करीब वैसे ही आंसर होना चाहिए। पढ़ते हैं, फर्स्ट आंसर पढ़ दो। It is one of the duties of the bailee to take reasonable care of the goods billed. Also explain what is meant by reasonable care. In the absence of any special contract, if the bailee has taken responsible, reasonable care, then he will not be liable for the loss, etc. of the thing bailed. Section 152. So repairer cannot be held liable in the given case as if in the spite of the reasonable care, the voltage fluctuation occurred and the goods got destroyed. ठीक है। यदि उसने रीजनेबल केयर लिया है, देन ही विल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर द लॉस एटसेट्रा ऑफ द थिंग्स बिल्ड. So a repairer cannot be held liable in the given case as if in spite of reasonable care the voltage fluctuation occurred and the goods got destroyed. ठीक है। चलिए, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन, क्या आपका आंसर अलग होएगा इफ देयर इज अ नोटिस स्टेटिंग दैट द रिपेयर इज डन एट द ओनर्स रिस्क? कई बार कई जने निकाल देते हैं ना, रिपेयर इज बीइंग डन एट द ओनर्स रिस्क। हम रिपेयर करने का कोशिश कर लेंगे, लेकिन यदि ये प्रॉब्लम रिस्क होगी तो वो फिर ओनर की होगी, हमारी नहीं होगी। यदि ऐसा कुछ नोटिस लगा दिया तो क्या सर, बेलमेंट का नियम क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं। सर अपना बेलमेंट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आंसर सेम ही रहेगा, आंसर विल रिमेन द सेम इवन इफ देयर इज अ नोटिस दैट द रिपेयर इज डन एट द ओनर्स रिस्क। रीजनेबल केयर लिया है, रीजनेबल केयर लिया है तो तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। रीजनेबल केयर नहीं लिया है तो तुम 100% रेस्पॉन्सिबल होगे। रीजनेबल केयर नहीं लिया है तो तुम्हारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, चाहे एक्ट ऑफ गॉड के कारण ही क्यों नहीं नुकसान हो रहा हो उस माल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Sunil delivered his car to Mahesh for repairs. Mahesh completed the work but did not return the car to Sunil within reasonable time. Though Sunil repeatedly reminded Mahesh for the return of car, in the स्टॉप। meantime, a big रिपेयर के लिए दी थी, यस सर। रिपेयर हो गया, यस सर। वापस बेल, यानी जिस पर्पस के लिए दी गई थी क्या वो पर्पस फुलफिल हो गया, यस सर। तो बिना बेलर के बोले उस माल को वापस लौटाना उसकी ड्यूटी थी बेली की या नहीं? हाँ सर। क्या उसने ड्यूटी पूरी की? नहीं सर। बार बार रिमाइंड करने के बावजूद भी उसने काम पूरा नहीं किया, ड्यूटी पूरी नहीं की माल लौटाने की। ठीक है सर, उसको तो बिना बोले लौटाना था। यहाँ वो मालिक बार बार बोल रहा था गाड़ी का तो भी नहीं लौटा रहा था। अब उस माल का कोई नुकसान हो जाता है तो वो किसका होएगा? कि सर बेली का होएगा। ठीक है, तो अब चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड वगैरह वगैरह उसके कारण भी हो जाता है तो भी वो बेली का ही नुकसान होएगा, गलत काम किया है उसने। ठीक है, आगे पढ़ भाई क्वेश्चन। In the meantime, a big fire occurred in the neighborhood and the car was destroyed. Decide whether Mahesh can be held liable under the provisions of Indian Contract Act 1872. बिग फायर अकर्ड इन नेबरहुड एंड द कार वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो आंसर करीब करीब उन्हीं लाइंस पे है। महेश बेली है, कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है। महेश की ड्यूटी है टू रिटर्न द कार टू सुनील विदाउट डिमांड बाय सुनील। सुनील के बिना, बोले बेलर की डिमांड किए बिना उसको लौटाना है क्योंकि पर्पस अकम्प्लिश हो गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिपेयर्स। ठीक है, महेश इज लायबल फॉर द लॉस ऑफ कार बाय फायर सिंस महेश फेल टू रिटर्न द कार विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिपेयर्स। उसका रिपेयर कंप्लीट होने के रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वापस रिटर्न कर देना है। रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है सर? सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। ठीक है सर। क्या वो कार को अपने रिपेयर चार्जेस के लिए रोक के रख सकता है? हाँ सर, बिलमेंट में है, आप राइट ऑफ लियन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सर अब यदि उसने पेमेंट भी कर दी तुम रोक के थोड़ी रख सकते हो, तुमको रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर रखना है। इवन दो द कार वॉज डिस्ट्रॉयड विदाउट महेश फॉल्ट or negligence or due to extraordinary circumstances or act of God, सर वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि उसने लौटा ही नहीं है, ये बात करना।
ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन पढ़ भाई। Shyam, at the request of Govind, sells goods which were in the possession of Govind. However, अबे Govind has सिमिलर क्वेश्चन पढ़, कहाँ पढ़ रहा है? sorry, sir. I gives his umbrella to M during raining season to be used for 2 days during examination. M keeps the umbrella for a week. While going to R's house to return the umbrella, M accidentally slipped. Sir, ये कर चुके हैं. ठीक है, who will bear the loss? अम्ब्रेला खराब हो जाता है, 2 दिन के लिए दिया था, 7 दिन तक अपने पास में रख लिया, रीजनेबल टाइम पीरियड में रिटर्न ही नहीं किया उसको। ठीक है सर, पोपट लाल के उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल होगा। वो क्या नाम है, अम्ब्रेला खराब हो गया ना सर, तुमने बेली ने अपनी ड्यूटी रीजनेबल टाइम पीरियड में लौटाने की पूरी नहीं की है। अब भले ही उसकी गलती से चाहे एक्ट ऑफ गॉड से वो खराब हो रहा है, यानी कि बेली रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, चाहे उसने रीजनेबल केयर करी है चाहे नहीं करी है, इससे अब फर्क नहीं पड़ता, आप लेट हो गए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। Shyam, at the request of Govind, sells goods which were in the possession of Govind. However, Govind has no rights to dispose of such goods. Shyam did not know that this and handed over the proceeds of the sales to Govind. Afterwards, Manohar, who was the true owner of the goods, sued Shyam and recovered the value of goods. In the light of the provision of Indian Court Act 1872, answer the following questions. First, is Govind liable to indemnify Shyam for his payment to Manohar? Second, what will be the liability of Govind if the goods is prohibited drug? ठीक है, आइए क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। श्याम ने गोविंद की रिक्वेस्ट पे, दोनों श्री कृष्ण के ही नाम है श्याम एंड गोविंद, तो सर श्याम जी ने गोविंद जी की रिक्वेस्ट पे सेल्स गुड्स विच वर इन दी पोजेशन ऑफ गोविंद। गोविंद के पोजेशन में जो गुड्स थे, गोविंद की रिक्वेस्ट पे श्याम जी ने उन गुड्स को बेचा। ठीक है सर, मर्केंटाइल एजेंट जैसे बेचा ना, यस सर, मर्केंटाइल एजेंट आपके बिहाफ पे आपका माल बेच सकता है, तो उसकी डे टू डे एक्टिविटी है, यस। हाउएवर गोविंद को राइट था ही नहीं उस माल को डिस्पोज ऑफ करने का, यानी कि सर क्या प्रॉब्लम हो गई कि सर है ना, जो सेलर का मतलब डिफेक्टिव टाइटल वगैरह या जो भी था, तो ही हैड नो राइट टू सेल दोज गुड्स। ठीक है, फिर भी उसके बिहाफ पे श्याम ने तो गुड फेथ में कि गोविंद का ही गुड्स है तो वो बेच दिया। ठीक है, श्याम डिड नॉट नो दिस, श्याम को ये बात पता नहीं थी, एंड हैंडेड ओवर द प्रोसीड्स ऑफ सेल टू गोविंद, और उसने वो माल बेच के गोविंद को उस माल का पैसा भी दे दिया, अपना कमीशन वमीशन जो रखना होगा वो रख लिया और गोविंद को उसका पैसा दे दिया। नाउ आफ्टरवर्ड्स मनोहर हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, सर मनोहर जी जो कि उन गुड्स के असली मालिक थे, उन्होंने श्याम जी को यानी मर्केंटाइल एजेंट को स्यू किया एंड रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और उनसे पैसे रिकवर किए कि तूने मेरा माल बेच दिया। ठीक है, ऐसा करके। अब बताइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज गोविंद लायबल टू इंडेमनिफाई श्याम फॉर हिज पेमेंट टू मनोहर? जो गोविंद ने अपना माल बता के श्याम जी से बिकवाया था और श्याम जी को उसके लिए मनोहर जी को पैसे देने पड़ गए, क्या उसके लिए गोविंद से इनको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा? पढ़ भाई आंसर नंबर 1। Shyam had no notice of the Govind's defect of title. He acted in the ordinary course of the business of a mercantile agent, considering Govind as the owner of the goods, and genuinely handed over the proceeds of the sales to him. Therefore, said transaction is invalid. Thus, Govind shall be liable to indemnify Shyam for his payment to Manohar. भाई आपका कोई माल है ही नहीं और आपने उस माल को बेचने के लिए मर्केंटाइल एजेंट को दे दिया, मर्केंटाइल एजेंट ने गुड फेथ में आपका माल बेच जो है वो आगे थर्ड पार्टी को बेचा है। ठीक है सर, उसको पता नहीं था आपका डिफेक्टिव टाइटल है और थर्ड पार्टी ने भी गुड फेथ में आगे वो माल खरीदा है। ठीक है सर, तो सर अब माल किसी और का था सर, उसने आपको ऊपर केस किया, तो सर क्या आप इससे इंडेमनिफिकेशन मांग सकते हैं? सर बिल्कुल मांग सकते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल था और वो आपने उसके साथ में कोई प्लेज करवा दिया, या फिर डिफेक्टिव टाइटल के गुड्स के साथ में आपने सेलिंग करवा दी और सामने वाले बायर या प्लेजी ने उसको गुड फेथ में कर लिया है, तो सर बिल्कुल इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, what will be the liability of Govind if the goods is a prohibited drug? सर
अब देखो थोड़ी सी बात अजीब सी हो जाती है। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचने को दिया, वो उसने बेच दिया, वो गुड्स सही में इसको बिलोंग करते ही नहीं थे, वो एक अलग बात है। लेकिन सर बेचने को क्या दिया कि सर प्रोहिबिटेड ड्रग्स बेचने को दिए। सर क्या ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है? क्या ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं है? यस सर, ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव खोटा है। ठीक है, तो सर वॉइड एग्रीमेंट है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं सर, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो फिर सर क्या वो क्या कैसे इंडेमनिफिकेशन मांगेगा? ठीक है, इसलिए सेकंड केस में कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं आएगा। सो गोविंद शेल नॉट बी लायबल टू इंडेमनिफाई श्याम as selling of prohibited drugs is a prohibited act and against public policy, so no contract is formed and it will be a void agreement. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ भाई। Mr. Truth deposited 100 bags of groundnut in the factory of Mr. Falls for safekeeping. Mr. Falls mixed the groundnut bags with the other groundnut bags in the factory with the consent of Mr. Truth and consumed it to produce edible oil. Whether Mr. Truth is entitled to claim his share in the eligible oil produced under the provisions of Indian Contract Act 1872. What will be the consequences in the case of groundnut bags were mixed without the consent of Mr. Truth uh, under the above said act? तो भैया ने फॉल्स भैया की फैक्ट्री में अपने 100 बैग मूंगफली के सेफ कस्टडी कीपिंग के लिए, सेफ कीपिंग के लिए रखवा दिए। अब फॉल्स भैया ने क्या गलती कर दी? मिक्स द ग्राउंडनट बैग्स विद अदर ग्राउंडनट बैग्स। देखो यहाँ पर बैग्स की बात हो रही है इन द फैक्ट्री। सर विद द कंसेंट ऑफ मिस्टर ट्रूथ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? विद द कंसेंट ऑफ मिस्टर ट्रूथ। सर उनकी कंसेंट से मिक्स किए एंड कंज्यूम्ड इट टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल, और खुद का और उनका मिला के तेल निकाल लिया उन मूंगफली का। ठीक है, ओके सर। सर कंसेंट से किया है बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो वेदर मिस्टर ट्रूथ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ए शेयर इन एडिबल ऑयल प्रोड्यूस अंडर प्रोविजन। हाँ सर, सर देखो वैसे तो ड्यूटी ऑफ बेली होती है नॉट टू मिक्स द गुड्स, बट इफ द गुड्स आर मिक्स्ड विद द कंसेंट ऑफ द बेलर देन बोथ द पार्टीज विल हैव प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द मिक्सचर। भाई मेरा 40 किलो था, तेरा 60 किलो था, या मेरी 100 बोरी थी, तेरी 300 बोरी थी, तो 400 में से वन 1/4 मेरा हो जाएगा जो तेल निकाला है, और 3/4 तेरा हो जाएगा। या तो कंसेंट से मिक्स किया है तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन सर यदि कंसेंट के बिना मिक्स किया है तो फिर पहला, या तो गुड सेपरेबल है तो सेपरेट कर लो, बेली की बेवकूफी से मिक्स हुए तो फिर बेली उस सेपरेशन का कॉस्ट बेयर करेगा। बट इफ द गुड्स आर नॉट सेपरेबल, वो बैग्स मिक्स होने की बजाय खुली मूंगफली किलोज में मिक्स हो गई, तो अब क्या सेपरेबल है? नहीं सर, अब सेपरेबल नहीं है। तो सर तो बेलर हैज अ राइट टू बी मिस्टर ट्रूथ हैज अ राइट टू बी कंपनसेटेड बाय मिस्टर फॉल्स फॉर लॉस ऑफ द गुड्स। ठीक है, जो भी अब इंफीरियर क्वालिटी का या जो भी तेल है जो भी है वो सर लॉस जितना भी हो रहा है वो सब रिकवर कर पाएगा, इंडेमनिफिकेशन है उसका। चलिए नेक्स्ट, तो सर वेदर मिस्टर ट्रूथ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज शेयर इन एडिबल ऑयल। सर बिल्कुल है, क्योंकि उसमें तो कंसेंट से मिला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन द केस ग्राउंडनट बैग्स वर मिक्स्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ मिस्टर ट्रूथ। तो सर सेपरेशन होगा, सेपरेशन कॉस्ट बेली मिस्टर फॉल्स बेयर करेंगे। एज मिक्सचर ऑफ गुड्स वर कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस ऑयल एंड सो इट कैन नॉट। अच्छा अच्छा देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में गलती हुई। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन अबव क्वेश्चन if the groundnut bags were mixed without the consent of Mr. Truth under the above said act। सर तेल निकल गया, लेकिन वो जो मिक्सचर था ना वो बिना कंसेंट के किया गया था, मिक्स होके तेल भी निकल गया अब तो सर क्या आप तेल में से अच्छा और बुरा वाले का सेपरेट कर सकते हो? नहीं सर, वो सेपरेट नहीं। तो फिर फॉल शेल बी लायबल टू कंपनसेट द ट्रूथ फॉर सच एन एक्ट। भाई क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए जी, अब अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, किसको डाउट है? मेरे को दक्ष सर, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ इन लोगों ने ये कहाँ पे लिखा है कि वो तेल निकल चुका था? ये देखो, ये लिखा हुआ है ना,
Mr. False mixed the groundnut bags with the other groundnut bags in the factory and consumed it to produce the edible oil. ये आया देख। ओके ठीक है चलिए सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करो भाई एक बार।